चलें ठीक है, रोशनी थोड़ी ज़्यादा है। खैर, टाइम को वेस्ट किए बगैर पहले हम टेक्निकल क्रेडिट कोर्स के बारे में कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। फिर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे और फिर हम प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे। और जो क्यूरीज आप लोगों ने व्हाट्सएप पे ड्रॉप की थी उनकी आंसर्स देंगे। और उसके बाद आपकी जो फर्दर कोई क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको एंड पे, क्लास के एंड पे टाइम दिया जाएगा, ताकि आपका कोई कोई भी क्वेश्चन है आप वो ड्रॉप कर सकें। और वैसे आप चैट मेरे ख्याल से कर सकते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। अगर हाँ ठीक है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। शायद आप लोगों को खुद वो नज़र ना आए, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पर मुझे कोई भी टेक्स्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे अरहम की जो है वो मैसेज आया हुआ है कि जी आवाज़ क्लियर है। ठीक है रायान, आपकी चैट मेरे तक पहुँच रही है, चैट आप लोगों की ओपन है। मेरी तरफ आपका डायरेक्ट मैसेज आएगा, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर जी स्टूडेंट्स हम चलते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दिया जाए, ताकि आपका कोई इशू जो है लेट ज्वाइन करने का, या कभी कोई आवाज़ मिस हो जाए, या किसी किस्म का कोई और इशू हो जाए वॉइस में या स्क्रीन का, तो वो आपका रिजॉल्व हो सके। वैसे मैं एक और गैजेट से यहाँ पर ऑनलाइन हूँ, ताकि मैं देखता रहूँ आपकी एक्टिविटीज़ और अपनी खुद की एक्टिविटीज़, उसको चेक एंड बैलेंस रहे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स। और स्क्रीन शेयर करने के बाद हम यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो फर्दर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मुझे बस थोड़ा सा एक छोटा सा जो है ना वो दीजिएगा। अच्छा मुझे बताइएगा कि स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है। ये देखिए आपके चैट में ओपन कर देता हूँ, बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, ओके। अब आपको मैसेज भी नज़र आ रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि आपके जो भी आप बात करेंगे वो मेरे तक पहुँचेगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चले। अब हम जी टेक्निकल क्रेडिट कोर्स के बारे में ही आज हमारी ये गुफ्तगू है, आज हमारा ये लेक्चर है। तो मैं आपको इसी के हवाले से जो है ना वो सारा कुछ ब्रीफ करूंगा। एक तो ये सामने आपके ऐड नज़र आ रही है, जो कि 2026 की ऐड है। और ये अभी जो कोर्स नंबर 38 चल रहा है, नंबर का कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये साल में एक दफ़ा अनाउंस किया जाता है टेक्निकल क्रेडिट कोर्स। और ये दिसंबर के लास्ट या मिड में ही अनाउंस होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये 38 जो है ना वो इसका कोई इतना इशू नहीं है। अब हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपको डेट वगैरह मेंशन है, वो बाद में खैर हम फर्दर जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एज की यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। एज आपकी जो रिक्वायर है वो आपके सामने, आपको खुद भी पता है जी एज हमारी क्या होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं ये वाली, जो भी टेक्निकल क्रेडिट कोर्स में अप्लाई कर रहा है उसकी ये एज है 17 से 21 ईयर। लेकिन आपने ना सितंबर 1 2026 तक चेक करनी है। कैसे चेक करनी है, सबसे पहले हम ये भी यहाँ पर इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एज चेक करना आ जाए। 1 सितंबर 2000 जो है वो आपने 2021 तक आपने चेक करनी है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जी, एज चेक करने का एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे मैं progeniusstudents.com लिखता हूँ, आपके सामने हमारी वेबसाइट आएगी। वेबसाइट में आके आपने यहाँ पर एज का जो है ना टैब वो ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर एज में आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर हम आप अपनी एज जो है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट डेट में आप मंथ चेक करें अपना, कि मंथ आपका कौन सा है। तो वो आप अपना मंथ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने अपनी जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी आपका जो है वो कोई डेट है, या 2000 आप यूँ कह लें कि आपकी 2005 डेट बनती है। अच्छा, एंड डेट यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स ने सेम लिखनी है। तो कौन सा उन्होंने मंथ कहा हुआ है, 1 सितंबर आई थिंक सो 2026 है। तो हम देख लेते हैं, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो 1 सितंबर 2026, तो सितंबर जी कौन सा मंथ होता है आप गिन लें। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नाइन्थ मंथ अकॉर्डिंगली बनता है। तो यहाँ पर मैं नाइन्थ लिख देता हूँ। इसको दोबारा से, नाइन्थ मंथ है और 1 सितंबर है, 2026 है। यहाँ पर आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे। देखिए 21 साल 4 महीने मेरी जो है वो एज बन रही है। उस हिसाब से आप अपनी एज को यहाँ पर अपर एंड लोअर देख लें
कि 17 से लेकर 21 ईयर तक जो है ना वो आपकी एज होनी चाहिए, और 3 मंथ अगर ऊपर हो जाते हैं तो फिर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे 3 मंथ ऊपर नहीं हुए, यहाँ पर मेरे कितने मंथ ऊपर हो रहे हैं, तो मेरे 4 मंथ्स ऊपर हो गए हैं। तो ऐसे वो स्टूडेंट्स जिनकी ये वाली डेट ऑफ बर्थ है, इसके बाद जो इससे पहले पहले जो पैदा हुए हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसके बाद वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके दिखा दिया। खैर चलते हैं जी, ये हमारा एज की बात थी जो कि मैंने आपको क्लियर करनी थी। फिर आपकी जो है ना वो मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होनी चाहिए, जेंडर मेल होना चाहिए, हाइट आपकी यहाँ पर सामने रिक्वायर है। वेट कैसे चेक करना है, वेट की अब बात कर लेते हैं। वेट चेक करने के लिए भी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने वापस इसी हमारी ही वेबसाइट पे आ जाना है। मैंने जो वेट यहाँ पर दिया गया है ना स्टूडेंट्स, ये BMI है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू फोर्सेस है, कोई वैसे वेट नहीं है। आपका वेट है, फॉर एग्जांपल आपका वेट है जी 50 kg, ठीक है, और हाइट जो है वो हमारी 5.4 इंच रिक्वायर है। आपने यहाँ पर अपना सबमिट कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप हेल्दी हैं, ठीक है। वेट अगर आपका 50 है तो मैं वेट कर देता हूँ यहाँ पर 75, तो मैं अब सबमिट करता हूँ। अब वो कहता है जी आप ओवर वेटेड है, यहाँ पर आपको पता चल गया जी आप ओवर वेटेड है। तो कितना वेट जी मेरा ओवर है, तो ये 28 पॉइंट समथिंग है। तो ओवर वेट में यानी कि 25 के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो मैं तकरीबन कोई 5 kg कम कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। तो सबमिट करने के बाद अभी भी मैं ओवर वेट हूँ, अभी भी अगर मैं ओवर वेट हूँ तो फिर मैं 6.8 कर देता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ अभी भी। तो इसका मतलब है मैं कहीं 6.5 पे जाके फॉल करूँ शायद, तो मैं यहाँ पर 6.5 कर देता हूँ। अब मैं हेल्दी हूँ, तो मतलब मेरा 10 kg जो है वो वज़न वो ज़्यादा था, वो मैंने लूज़ करना है। इससे आप अपना वेट BMI चेक कर सकते हैं। आपको अपना वेट पता होना चाहिए और आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट ओवर है या आप हेल्दी वेट के हैं। तो ये आपका एक तरीका होता है जी वेट चेक करने का। अब हम फर्दर जो प्रोसेस है इसका वो देख लेते हैं। उसके बाद जी हम यहाँ पर देखें तो इसकी रजिस्ट्रेशन आपके सामने गिवन है। तो कोई भी 31 जनवरी तक इसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन मैं बताता चलूँ कि आपने 22 जैन तक तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर लें। 22 जनवरी से ऊपर ना जाइएगा, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में जो वेबसाइट है वो हैंग हो जाती है। उसके बाद अगर हम प्रीलिमिनरी टेस्ट की बात करें, अगर हम प्रीलिमिनरी टेस्ट की बात करें यहाँ पर, तो वो हमारे पास ही आ जाती है। स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? ठीक है, ओके। चलें, उसके बाद ये प्रीलिमिनरी आपके जो टेस्ट हैं वो काफ़ी देर बाद तकरीबन स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो 20 मार्च से स्टार्ट होंगे और अप्रैल 20 तक आपके टेस्ट होते जाएंगे। चलें, अब जल्दी जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स की जो है ना वो आप रिएक्शन दे सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई समझ आ रही है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स की ना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपके पास आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैट्रिक, ठीक है। मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड आपका होना चाहिए, एक आपके डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा आपका इंटर का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। इंटर में आपका एफएससी है, या आपका एफएससी इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, या आईसीएस वाले, इनका रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। जो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड लेके जाएंगे, और साथ में प्लस वो अपना होप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। उनके लिए सेकेंड ईयर का रिजल्ट कार्ड तो नेसेसरी नहीं होता। फिर आपने अपना आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, 18 से बिलो है, तो आप अपना स्मार्ट कार्ड लेके जा सकते हैं। स्मार्ट कार्ड नहीं है तो आप अपना फॉर्म बे लेके साथ, जिसको बे फॉर्म भी बोलते हैं, वो आप लेके जा सकते हैं। फिर आपने अपने 3 जो है वो फोटोज़ लेके जानी है, कलर्ड फोटोज़, ठीक है। फिर साथ में आपने अपना डोमिसाइल लेके जाना है, इसकी आपने जो है ना वो कॉपीज, सारों की दो दो फोटो कॉपीज करवा लेनी, इसकी 2 फोटो कॉपीज करवा लीजिएगा, इसकी भी 2 फोटो कॉपीज करवा लीजिएगा, इसकी भी 2 फोटो कॉपीज करवा लीजिएगा, और ये 3 आपने कलर फोटो जो है ना फोटोज लेके जानी है। डोमिसाइल की भी आप फोटोज करवा लीजिएगा 2, और इसके साथ साथ आपने अपना रोल नंबर स्लिप लेके जानी है, और साथ में अपना जो चालान फॉर्म होता है फ़ी का, वो मैं आपको बता दूंगा, आपने चालान फॉर्म भी लेके जाना है। ये आपके जी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख लें। मैट्रिक, इंटर का रिजल्ट कार्ड, 3 फोटोज, आईडी कार्ड, डोमिसाइल, अपना रोल नंबर स्लिप और चालान फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जब आप लेके जाएंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट आपका सबसे पहला जो होता है उसको हम वर्बल इंटेलिजेंस कहते हैं।
वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर 84 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मिनट के अंदर टाइम होता है। सारा टेस्ट कंप्यूटर पर होगा और ये उसका डिस्प्ले होगा। इस तरह आपके कंप्यूटर पड़े होंगे जिसमें ग्लास के अंदर स्क्रीन होगी, कीबोर्ड होगा और आप साथ साथ बैठे होंगे। उसके बाद आप अगर पास करते हैं तो आपका नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें 64 एमसीक्यूज हैं, 30 मिनट का टाइम है। इन दोनों को पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स दोनों को पास करने के लिए रिक्वायर है, यानी कि दोनों को अगर मिला के मैं बात करूं तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और आप पास हो जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद आपका एकेडमिक का टेस्ट हो जाता है। अगर आप पास होते हैं उसमें 50 एमसीक्यूज होते हैं। 50 एमसीक्यूज आपके होते हैं फिजिक्स में, इंग्लिश में, मैथ में और केमिस्ट्री में। जिनका कंप्यूटर साइंस होता है उनको कंप्यूटर साइंस में से आते हैं। केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस आपका ऑप्शनल होता है। ये तीन कंपलसरी हैं। अगर आप में से कोई पास होना चाहता है तो वो सिर्फ ना ये फिजिक्स और इंग्लिश भी अगर अच्छे से कर लेना स्टूडेंट्स तो आप एकेडमिक पास कर सकते हैं। ज़्यादा पोर्शन आपका फिजिक्स का होता है और किसी का ज़्यादा पोर्शन इंग्लिश का होता है। मैथ और केमिस्ट्री, मैथ थोड़ी होती है, ठीक है, केमिस्ट्री भी कम होती है और कंप्यूटर साइंस जिनके आईसीएस वालों का वो भी कम होता है। तो फिजिक्स और इंग्लिश को अगर आप अच्छे से करें ना, आपने तवज्जो यही कर देनी है। ठीक है, फिजिक्स की और इंग्लिश की। और हम आपको फिजिक्स के पास पेपर भी प्रोवाइड करेंगे और फिजिक्स के 10 जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी आपसे कंडक्ट करेंगे। यानी कि मैं आपको बताऊं 10 मॉक टेस्ट हम इसके लेते हैं, 10 इसके लेते हैं, 10 ही इसके होते हैं और 10 ही इसके होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये जो है ना वो 40 मॉक टेस्ट आपसे लिया जाता है और हर एक इन 10 में से 500 एमसीक्यूज होंगे इन टोटल में से। तो तकरीबन 2000 का तो हम मॉक टेस्ट लेते होते हैं, 2000 एमसीक्यूज का हम मॉक टेस्ट स्टूडेंट से लेते होते हैं। फिर पास पेपर के क्वेश्चंस भी उनको देते होते हैं। तो तैयारी आराम से कौन से हो जाती है टीसीसी की। ठीक है, ये हो गया जी आपका एकेडमिक। जब आप एकेडमिक पास कर लेते हैं ना तो स्टूडेंट्स उसी दिन आपका मेडिकल होता है। ये सेम डे होता है। जिस दिन आपका इनिशियल क्लियर होता है सेम डे ही आपका मेडिकल होता है। उसी दिन मेडिकल में छोटी छोटी चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं। वो इनिशियल स्टेज पे होता है। उसमें आपके जैसे ये यहाँ पर सबसे मैं आपको बता देता हूँ, तीन चीज़ें ध्यान में रखिएगा जिसमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नोट रिकमेंड होते हैं। पहली रीज़न नोक नी है, दूसरी रीज़न कैरिंग एंगल है और तीसरी रीज़न फ्लैट फीट है। सबसे ज़्यादा नोट रिकमेंड अनफिट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन तीन रीजंस की वजह से होते हैं। या ठीक है, थ्री रीजंस हो गए। सबसे पहले यह है कि अगर आप पाँव साथ में मिलाएं तो आपके घुटने जो हैं उनके अंदर गैप होना चाहिए। ये बात ज़हन में रखिएगा। गैप है तो आप फिट हैं, लेकिन अगर घुटने इस तरह आपके टच हो गए हैं तो आप रिजेक्ट हैं। चाहे वो बल्क की वजह से, आपके ऊपर बड़ी फैट है, आप मोटे हैं, उसकी वजह से भी हो रहा है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी वजह यह है कि अगर आपका नॉर्मल फीट है, फीट के दरमियान में गैप है तो आप फिट है। बट अगर पूरा फीट आपका ज़मीन पर लग जाता है तो आप अनफिट है। दूसरी चीज़ ये कि कैरिंग एंगल, कैरिंग एंगल अगर आपकी ये बाजू जो है जो यहाँ पर दिखाई जा रही है इसकी हड्डी बाहर की तरफ यहाँ से निकली होती है बाज स्टूडेंट्स की, तो आप अनफिट है। बाजू बिल्कुल आपका स्ट्रेट होना चाहिए, एंगल सीधा होना चाहिए, नहीं तो आपको अनफिट कर देते हैं। मेन चीज़ ये होती है। फिर ये होता है आपकी नाक की हड्डी ऊपर की तरफ उठी हुई है, साइड पे लेफ्ट राइट हुआ है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपके नेल बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, किसी येलो सिंड्रोम कोई इशू है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका इस तरह का कोई चेहरे पे इस तरह का फुल बैरी है वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका ये चेस्ट डिफॉर्मिटी है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ निकली हुई है, ये एक साइड पे बड़ी है और एक साइड पे छोटी है चेस्ट, तो भी आपको नोट रिकमेंड कर दिया जाएगा। वैसे जो चेस्ट की साइज होता है वो 31.5 इंच रिक्वायर होती है ऑन नॉर्मल कंडीशन। जब आप सांस अंदर खींचते हो, स्ट्रेच करते हो तो फिर 33 इंच रिक्वायर होती है। पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी इतनी चेस्ट की साइज होना चाहिए। आपका मेडिकल छोटा सा होता है। फिर अगर हम फिजिकल टेस्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके सामने इसका फिजिकल टेस्ट भी है। फिजिकल टेस्ट में आपकी ये 3 पुलअप्स होती हैं। ठीक है, आजकल चिनअप्स भी आप लगा सकते हैं, जैसे ये लगा रहा है। 20 क्रंचेस होती हैं, 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है और 15 आपकी पुशअप्स होती हैं। पीएमए में ये सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। पुल अप्स पीएमए में 10 कर दी गई हैं और इसके अलावा पुशअप्स आपकी 45 कर दी गई हैं, क्रंचेस भी 45 कर दी गई। लेकिन टीसीसी के अंदर अभी तक ये चेंज नहीं आई। हो सकता है इस साल ये चेंज आ जाए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। ये जी आपका थोड़ा सा, और एक डिच क्रॉसिंग होती है जो कि 7 पॉइंट तकरीबन 4 फीट ही उसकी लेंथ और विड्थ होती है और 4 फीट उसकी डेप्थ होती है। तो 7.4 फीट जो है ना उसकी लेंथ और विड्थ होगी। ये आपका फिजिकल टेस्ट होता है। अगर जो है ना फर्दर हम इस पे बात करें तो आपके सामने आई थिंक सो यहाँ पर 1 मिनट वेट कीजिएगा।
अच्छा, मैं चेक कर लूँ कि आपको आवाज़ वगैरह आ रही है या नहीं आ रही। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ड्रॉप कीजिएगा, आपको सारा कुछ आ रही है। स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही थी आप लोगों को, चेक कर लेते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू। एंड पे आपको टाइम दिया जाएगा, आपके क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे इंशाल्लाह हम उनको जो है वो। एक मिनट, ये फिजिकल टेस्ट पे आके कहीं स्टक हो जाती है। ओके, जब आपका मेडिकल भी क्लियर हो गया, फिजिकल भी क्लियर हो गया, अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या हमारा इनिशियल इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या टीसीसी के अंदर इनिशियल इंटरव्यू भी होता है। जी, आपको ये आंसर मिल गया, बिल्कुल। अब इग्नो, आपका इनिशियल इंटरव्यू नहीं होता, टीसीसी का इंटरव्यू नहीं होता। आप डायरेक्टली कहाँ जाते हो, आईएसएसबी का फॉर्म। जैसे ही आपका फिजिकल टेस्ट होता है, यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर द फिजिकल टेस्ट यू विल रिसीव आईएसएसबी फॉर्म। आपको एक आईएसएसबी फॉर्म दिया जाता है और ऑलमोस्ट आपको 1 वीक या 2 से 3 दिन दिए जाते हैं जी, आपने अपने जो सिलेक्शन सेंटर है ना वहाँ पे ये फॉर्म सबमिट करना है। और एक दफ़ा आप जब फॉर्म सबमिट कर लेते हो तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड का जो है ना वो वर्ड लिखा हुआ है कि वो स्टूडेंट्स जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, यानी कि आपकी एक शॉर्ट लिस्ट बनती है जिसमें आपके एफएससी के मार्क्स काउंट होते हैं, आपके इनिशियल की ओवरऑल परफॉर्मेंस। कौन कौन सी परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस प्लस इकनॉमिक प्लस मेडिकल और प्लस फिजिकल, सारों के मार्क्स ऐड होते हैं और एक मेरिट बनाया जाता है। उस मेरिट में देखा जाता है जिन स्टूडेंट्स को हमने आईएसएसबी के लिए बुलाना है तो फिर उनको कॉल लेटर ये वेबसाइट पे मेंशन कर देते हैं। तकरीबन आजकल 25 से 35 दिन के अंदर अंदर आपको आईएसएसबी की कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब आपको कॉल्स आती हैं तो तकरीबन 4 से 6 दिन पहले, आपका आईएसएसबी होने से पहले आपको बता दिया जाता है जी फलां दिन आपका रिपोर्टिंग डे है और उस सेंटर के अंदर है, तो आप उस दिन अपना आईएसएसबी के लिए पहुंच जाते हैं। तो जब आप आईएसएसबी के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं ना, तो फिर आप वहाँ पर जैसे कि 4 to 5 डेज़ की आईएसएसबी होती है, आप 5 डेज़ भी कह सकते हैं कि डिपार्चर रिपोर्टिंग को हम ऐड करें। उसमें आपके 4 से 5 दिन टेस्ट होते हैं। पहले आपके साइक के टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी की एक डायमेंशन होती है, फिर आपके जीटीओ के टेस्ट होते हैं और उसके बाद आपका डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है। ये सारे जब टेस्ट, आप ये एक अलग डोमेन है जो आईएसएस भी है, आप चेक कर सकते हैं। जब ये सारे टेस्ट हो जाते हैं और आप वापस आ जाते हैं, जिस दिन आप वापस आते हैं उसको डिपार्चर डे कहते हैं। उससे वेरी नेक्स्ट डे आपका 10 बजे, सुबह 10 बजे यानी कि 10 AM पे आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है वेबसाइट पे कि आप रिकमेंड हैं या नॉट रिकमेंड है। मेरी दुआ है वो तमाम स्टूडेंट्स जो डिज़र्विंग हैं और अल्लाह ताला की तरफ से एक प्लान है कि वो लाजमी टीसीसी ज्वाइन करेंगे और उनको उनकी मेहनत का फल दे, तो वो सारे रिकमेंड हो। ठीक है, अब आप रिकमेंड हो गए हैं, ठीक है, अपने आप को समझिए कि अब आप रिकमेंड हो गए हैं। सो व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस। रिकमेंडेशन के बाद आप जी क्या आपका प्रोसेस होगा। रिकमेंडेशन के बाद सिर्फ बात यहाँ पर नहीं आती कि जी आप रिकमेंड हो गए हैं। उसके बाद आपका एक फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल में जो पास होते हैं उनके लिए एक शॉर्ट लिस्टिंग अलग से होती है। जब उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो उनमें से जो स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्वाइनिंग लेटर जब आपको मिल जाता है, आपका फाइनल मेडिकल क्लियर हो गया ठीक है, उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्ट में भी नाम आ गया, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर भी उन्होंने दे दिया। उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ये होता है जी, आपके ये डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पर आपको बुलाया जाता है, जहाँ पर आपने तालीम हासिल करनी है, 4 साल की डिग्री जहाँ पर आपको मिलनी है, वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले है। आज इसमें सिविल इंजीनियरिंग की आप बात करें यहाँ पर, 1 मिनट। रिएक्शन दीजिएगा, सब कुछ आपको क्लियर था, आवाज़ वगैरह आ रही थी। चलें, यहाँ पर आज ये हमारी तरफ से पावर पॉइंट को कोई इशू बन रहा है।
1 minute, students. ओके, मैं अभी दोबारा स्क्रीन जो है वो शेयर करने लगा हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप जो है वो रिकमेंड हो चुके हैं, ज्वाइनिंग आपकी हो चुकी है। आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अभी हम सारी चीज़ें इस यहाँ पर डिस्कस हमने करनी है। यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि उनको आईएसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। फिर फाइनल मेडिकल आपका जो होता है वो मिलिट्री जो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे होता है, सीएमएचएस उसको कहते हैं। जब आपकी जीएचक्यू से एक फाइनल सिलेक्शन हो जाती है और होती है कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, आईएसएसबी, इनिशियल, मेडिकल, फिजिकल, हर एक चीज़ जो है वो देखी जाती है। फिर यहाँ पर एक ना लिखा हुआ है, यहाँ से आप मेन चीज़ पढ़िएगा, एलोकेशन ऑफ डिसिप्लिन विल बी मेड ऑन मेरिट कम चॉइस बेसिस। मतलब यह है कि आपकी जो एक मेरिट है वो ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाएगा बजाय आपकी चॉइसेस के। अभी मैं आपको इसको ना क्लियर करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर है जी, डिसीजंस ऑफ जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू इन अलॉटमेंट ऑफ द डिसिप्लिन विल बी द फाइनल एंड नो रिप्रेजेंटेशन, या खैर। अब यहाँ पर ना इसका असल मतलब यह है कि आप कोई चॉइस करते हो जी, मैंने ये कॉलेज में जाना है और मैंने ये डिग्री करनी है, लेकिन आपका मेरिट नहीं बन रहा उस पर, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे फिर एडमिशन नहीं देंगे, वो अपनी मर्जी से देंगे। आपके पास पेरोरिटी का चॉइस होगी, आप अपने आप को अपने फील्ड को पेरोरिटाइज कर सकते हैं। वहाँ पे कौन कौन सी फील्ड होती हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप में से किसी ने कहा कि जी मुझे तो सिविल इंजीनियरिंग जो है ना वो रिसालपुर में जो कॉलेज है मुझे वहाँ पे जाना है, लेकिन आपका मेरिट वहाँ पर जो सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, तो आपको वो अपनी मर्जी से हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या कहीं पर भी आपको जो है ना एडमिशन दे देंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जिस फील्ड के अंदर आप होते हैं ना उसी फील्ड के अंदर ही आपको किसी और जगह पर एडमिशन दे दिया जाता है। फील्ड अक्सर नहीं जो है ना वो टर्न की जाती, लेकिन वो मेरिट पे डिपेंड करता है कि आपका मेरिट वहाँ बन रहा है या नहीं बन रहा। ये सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स, आप में से कोई सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता है तो रिसालपुर में वो मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा। अगर कोई सिग्नल्स रावलपिंडी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ पे ये सारी जो है ना कोप्स हैं। अगर कोई रावलपिंडी के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो वो इन फील्ड के अंदर जा सकता है। अगर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जो है ना वो रिसालपुर में जाना चाहता है तो वो इस पे अप्लाई करेगा। फिर यहाँ पर वो वही लिखा हुआ है, प्रायोरिटी ऑफ चॉइसेस ऑफ डिसिप्लिन रिटर्न गिवन बाय द कैंडिडेट्स इन एप्लीकेशन फॉर्म्स। आपने एप्लीकेशन में फिल करना है जी, पहले नंबर पर मैं ये रखता हूँ, दूसरे नंबर पर मैं ये रखता हूँ, तीसरे नंबर पर मैं ये रखता हूँ। तो देखेंगे जी आपका पहले में मेरिट बन रहा है, नहीं बनेगा, वो फिर देखेंगे दूसरे में आपका मेरिट बन रहा है तो आपको इधर एडमिशन दे देंगे। फिर वो देखेगा यहाँ पर आपको थर्ड में जो है ना बन रहा है एडमिशन, तो वो यहाँ पर दे देंगे। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो 4 साल की स्टूडेंट्स आपकी डिग्री होती है। आप गिनते जाइएगा कितने हो गए, 4 साल। 4 साल आप स्टडी करते हो और 4 साल के बाद आपको 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिलती है, बेसिक ट्रेनिंग जिसको कहते हो। तो 4 ईयर के प्लस 1 ईयर, यानी कि आप 5 साल आपके स्टडी और प्लस ट्रेनिंग के हैं, 5 साल। तो इसके दौरान आपको स्टाइपन भी मिलता है। स्टडी के दौरान स्टाइपन आपको तकरीबन 30K के राउंड बाउट मिलता है। और इसके अलावा आपका जो यूनिफॉर्म होता है वो भी आपको फ्री मिलता है। और प्लस जो आपकी बुक्स होती हैं वो भी आपको फ्री मिलती हैं। प्लस जो आपका हॉस्टल होता है वो भी आपका फ्री होता है। प्लस जो आपका मेस होता है वो भी आपका जो है ना वो फ्री होता है। तो ये जी हमारी चीज़ें थी इसके अकॉर्डिंगली। आपके जो वहाँ पर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, पर्क्स ही आप कह लें, या जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो होता है, 5 साल आपके हो गए हैं।
अब 5 साल के बाद आपको क्या करना है? 5 साल अब आपके गुजर चुके हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। 5 साल के बाद आपने एक मिनिमम 13 ईयर का बॉन्ड साइन करना है, ठीक है, स्टंप लगा के कि 13 साल तक आपने आर्मी को सर्व करना है। फिर आप 13 ईयर ये लगा रहे हैं, टोटल कितना हो गया? 18 साल। ये मस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मिनिमम है, मस्ट है और मिनिमम है। 18 साल आपने पाकिस्तान आर्मी में सर्व करना है। 18 साल के बाद आप चाहें तो आप करते रहें, तो चाहें तो 18 साल बाद आप छोड़ दें। और आपको वो जितने भी उनके एक होता है ना रिटायरमेंट के सिस्टम, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अलविदा किया जाएगा। लेकिन अगर आप 18 साल से पहले, यानी कि ये 13 साल के बॉन्ड से पहले छोड़ना चाहें तो आप नहीं छोड़ सकते। वो आपका सारा कुछ उनके पास होता है, सारी डिग्रीज उनके पास होती हैं, आपकी हर एक चीज़ उनके पास होती है। अगर आप छोड़ते हैं तो आप फिर ना मुल्क छोड़ सकते हैं, ना आप कहीं और जॉब कर सकते हैं, बल्कि आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो 13 ईयर आपने पाकिस्तान आर्मी को सर्व करना है एज अ लेफ्टिनेंट। लेकिन वो मैं रैंक आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये आपका रैंक स्टार्ट होगा। रैंक, थोड़ा सा रिएक्शन दीजिएगा, आपको पता चल रहा है मैं क्या क्या बातें बता रहा हूँ आप लोगों को? स्टूडेंट्स काइंडली बताइएगा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? चले, अच्छा, आपको ना रैंक मिलेगा कमीशन का। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं कैप्टन के रैंक में नहीं, आप बेटा कैप्टन के रैंक पे नहीं, आप लेफ्टिनेंट के रैंक पे जाओगे। कितने साल बाद? 5 साल बाद आप लेफ्टिनेंट बन जाओगे। फिर आप 2-3 साल बाद आप कैप्टन के रैंक पे चले जाओगे। फिर उसके बाद 6 से 10 साल बाद, ये 6 से 10 साल बाद नहीं, यानी कि आपको 3 साल ये भी ऐड कर लें तो ये तो मतलब आपको कोर्स कंप्लीट किए 6 साल हो चुके, इसको आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। 6 से 10 साल बाद आप क्या बन जाते हो? आप मेजर बन जाते हो, ठीक है। फिर आप 15 से 18 ईयर के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हो। फिर जो लोग रिटायर हो जाते हैं जो 13 ईयर पे, वो फिर कर्नल या कैप्टन वगैरह, सॉरी कैप्टन के रैंक पे अक्सर जो है ना वो रिटायर हो जाते हैं। कुछ मेजर के जो कुछ करते रहते हैं तो रेयर केसेस के अंदर वो लेफ्टिनेंट कर्नल भी बन जाते हैं। बाकी आपकी जो प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल की होती है वो ज़्यादातर जो है वो आपकी परफॉर्मेंस बेस होती है। तो ये जी स्टूडेंट्स आपका, अगर मैं थोड़ा सा और आपको मज़ीद बताऊं तो 2 से 3 साल बाद आप क्या बन जाते हो? कैप्टन बन जाते हो। और इन 3 सालों में अगर हम ऐड करें और मज़ीद 3 साल बाद आप जो है ना, सॉरी, मेजर के रैंक पे भी चले जाते हो। तो ये 6 साल एग्जैक्टली हो जाते हैं, यानी कि आपको कमीशन ज्वाइन किया अगर 6 साल हो गए तो आप कैप्टन के रैंक पे चले जाते हो। अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर जी पे कितनी होती है? चलें जी, ये पे का कुछ एक एस्टिमेट है, लेकिन ना अभी थोड़ी सी इंक्रीज़ की गई है। तो अभी आप यूँ कह लें लेफ्टिनेंट की तकरीबन 90,000 या 90+ जो है वो कर दी गई है। कैप्टन की 1,10,000 ठीक है, 1,20,000 तक अभी तकरीबन कर दी गई है, सुनने में आया है। फिर आपका जो है वो मेजर के रैंक पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर ये आपकी परफॉर्मेंस या कौन सी फील्ड के अंदर है, किस जगह पे, वो अभी मैं सारा कुछ स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा। आपकी फील्ड थोड़ी टफ है, किसी और जगह तो वो अलाउंसेस मिलते हैं। अगर आप कोई बैकवर्ड एरिया के अंदर है ना तो वो अलाउंसेस वगैरह डाल के पे बढ़ जाती है, तो ये 160 तक आपकी जा सकती है। लेफ्टिनेंट कर्नल की फिर वो 220 या 2.5 मतलब 2.5 लाख तक जो है ना वो चली जाती है। ये जी आप लोगों की सिर्फ पे की मैं बात कर रहा हूँ, पे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी भी आपको जो है ना वो मिलते हैं। जो है पे के बाद अगर मैं बात करूं तो आपको जो है ना मिलता है, हाउस मिलता है, और उसके अलावा व्हीकल आपकी होती है, फिर पेट्रोल होता है, फिर काफ़ी चीज़ें होती है। मेडिकल भी आपका फ्री होता है आपकी फैमिली का, और उसके अलावा जो स्पाउस यानी कि वाइफ है और उसके बाद बच्चे वगैरह अगर हैं तो वो आपका फिर मेडिकल ये फैसिलिटेशन आपकी फ्री होती है। फिर उसके बाद रिटायरमेंट में भी आप हाउसेस के अंदर जा सकते हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे होती हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी ड्यूटीज़, अगर जो इंजीनियरिंग की कोप से होते हैं, उनकी ब्रिज रोड माइन फील्ड वगैरह, और उनकी जो पोस्टिंग होती है वो भी उनकी ब्रिगेड्स के अंदर, डिवीजन्स के अंदर होती है, प्रोजेक्ट्स में होते हैं। जो सिग्नल्स के होते हैं आईटी डिपार्टमेंट से, उनके आईटी, साइबर सिक्योरिटी, सैटेलाइट, रेडियो सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उनके भी जो है ना वो डिवीजन HQs के अंदर, हेडक्वार्टर्स के अंदर उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। वो लोग जिनकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, उनका व्हीकल, मेंटेनेंस ऑफ टैंक्स, वेपन्स, इन सारों में होती है। और ये वर्कशॉप्स होती हैं। आर्मर्ड जो यूनिट्स होती हैं आर्मी की, उनके अंदर उनकी पोस्टिंग्स होती हैं।
ऑर्डिनेंस स्कोप्स के अंदर अगर हम बात करें तो वह वेपन लॉजिस्टिक होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, स्टोरेज इशू वगैरह जहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। ये फिर डिपो वगैरह जो आपने सुने होंगे, वहाँ पर सप्लाई चेन जो होती है वहाँ उनकी पोस्टिंग होती है। अगर हम एजुकेशन में भी कुछ लोगों को रिप्लाई किया जाता है, जिसमें कुछ चंद लोगों को, जैसे कि आप ट्रेनिंग वगैरह या टेक्निकल इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, जिसमें आप मिलिट्री एकेडमी या स्कूल्स के अंदर उनके जो मिलिट्री स्कूल्स होते हैं वहाँ पर उनको ट्रेन करते हैं और उनको एजुकेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी पोस्टिंग जैसे पीएमए लॉन्ग कोर्स है, वहाँ पर आपकी हो सकती है कोई सब्जेक्ट आपको दिया जाए। ईएमआई की जो एक कॉलेज होते हैं इंजीनियरिंग के, जहाँ से आप पढ़ के जाते हैं, वहाँ पे आप दोबारा पढ़ाने लग जाते हैं। ये आपकी जो है ना वो कॉमन पोस्टिंग होती है, जैसे रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, पिशावर। और जो फील्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ अलाउंसेस मिलते हैं, बलोचिस्तान, केपी के, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटीरियर सिंध, जीएचक्यू हेड क्वार्टर, ये वाला, ये जी स्टूडेंट्स जो है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं जी आपके कुछ टीसीसी के बारे में, जो आपकी क्यूरीज थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया। अब हम क्यूरीज पे आते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो सेशन है 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। वो थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें एक तो ये है कि आपको कंप्लीट वर्बल नॉन वर्बल के लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे। वर्बल नॉन वर्बल हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे, उसके रिकॉर्डर लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। फिर आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। आपका एकेडमिक भी कंप्लीट करवाया जाएगा। 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जो स्टूडेंट टीसीसी पास कर चुके हैं उनकी एक्सपीरियंसेस की फाइल भी आपसे शेयर की जाएगी। ये 5200 इसकी जो है ना वो हमारे यहाँ फ़ी है। लेकिन अगर आप पीएमए वगैरह में पहले हमारी क्लासेस ले चुके हैं तो उसमें आपको 30% डिस्काउंट है, जो कि तकरीबन कुछ 3700 आपकी फ़ी बनेगी। जो ऑलरेडी पेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये पे करना है। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनकी 5200 है, लेकिन हम 100% गारंटी देते हैं जी आपका टीसीसी पास हो जाएगा। ये हम आपसे, अगर आप वो सारी चीज़ें कर लेते हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका टीसीसी आराम से पास हो जाएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। क्यूरीज, ये जो हमने कल व्हाट्सएप पे स्टूडेंट से क्यूरीज कलेक्ट की थी। पहली क्यूरी है जी, सर मैंने अप्लाई कर आज सर अवेटेड रिजल्ट वाला जो है अप्लाई कर सकता है? जी बिल्कुल, फर्स्ट ईयर की बिहाफ पे आप होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है जी, सर जी मैंने अप्लाई कर दी है, अब मुझे रोल नंबर स्लिप कहाँ मिलेगी? रोल नंबर स्लिप जहाँ आपने अप्लाई किया था ना, वहीं पर नीचे चेक योर रोल नंबर स्लिप लिखा होगा, वहाँ से आपने चेक करना अपना सीएनएसई इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। फिर ये जी टीसीसी की प्रिपरेशन के लिए इंटर लेवल की बुक से तैयारी करें या मैट्रिक लेवल की? बिल्कुल आपने एफएससी की लेवल की बुक से ही तैयारी करनी है। वो सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड वैसे कर देंगे जो स्टूडेंट्स सेशन ज्वाइन करेगा, लेकिन इंटर की बुक से करनी है जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। फिर जी टीसीसी की आईएसएसबी की जो रिकमेंडेशन रेशो होती है, कम होती है नॉर्मल होती है? देखिए, रेशो की अगर बात करें तो ये आपकी बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन पीएमए से आपका ज़्यादा रेशो होती है रिकमेंडेशन की, क्योंकि पीएमए में तो एफए वाले भी होते हैं, आईसीएस वाले भी होते हैं, उसके अलावा एफएससी सारे ही होते हैं तकरीबन, ठीक है, मेडिकल वाले भी। लेकिन टीसीसी में कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच वाले होते हैं, आईसीएस वाले और सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग वाले, तो इसमें इसलिए आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग मेडिकल किया हुआ है, क्या वो टीसीसी में अप्लाई कर सकते हैं? वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, सिर्फ इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले कर सकते हैं। मैंने टेक्निकल कैडेट में अप्लाई किया और अप्लाई करते वक्त मुझसे गलती हो गई कि मैंने मैट्रिक का नंबर परसेंटेज ज़्यादा लिख दी। मेरी 72% थी, मैंने 77 लिख दी। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, सेंटर से हो जाएगा। अगर आपकी परसेंटेज 60 से कम होती, मतलब 59 होती, और अप्लाई आपका 60 पे होता है, तो आप फिर 59 को इंक्रीज करके 60 लिख देते, तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता बाद में जब आप पेपर देने जाते। लेकिन आपकी ऑलरेडी 72 परसेंटेज है, तो बाय मिस्टेक 77 लिख दिया तो कोई इशू नहीं है। फिर यह जी टीसीएस इज इजी और पीएमए, देखिए अगर मैं बात करूं इनिशियल टेस्ट की, तो इनिशियल टेस्ट पीएमए का इजी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉरी अगर मैं जो इनिशियल टेस्ट की बात करूं ना, तो टीसीएस कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होता है और पीएमए इजी होता है। लेकिन अगर प्रोसेस की बात करूं इनिशियल की, पीएमए का चूंकि इनिशियल इंटरव्यू भी होना होता है, और इसके अलावा इनका जो होता है पीएमए का रिकमेंडेशन की रेशो इनिशियल इंटरव्यू में बहुत कम होती है, तो पीएमए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, प्रोसेस के हवाले से। लेकिन टेस्ट इसका ईजी होता है। टीसीसी का टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टेस्ट पास कर लेते हो नेक्स्ट प्रोसेस आपके ईजी हो जाते हैं। फिर जी टीसीसी में सिलेक्ट होने के बाद ड्यूरिंग स्टडी यानी बैचलर पढ़ने के दौरान कोई सैलरी या स्टाइपेंड मिलता है? बिल्कुल मिलता है, मैंने आपको बताया 30K के अराउंड अबाउट। अभी हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पहले वाली मीटिंग को लेफ्ट किया था। अभी रिज्यूम करते हैं वहाँ से, और आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी आपको आवाज़ क्लियर है, कोई रिएक्शन दे सकते हैं।
चलें ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से कोई फ़ी चार्ज नहीं कर रहा इस चीज़ की। मैं आप लोगों को जस्ट हेल्प आउट कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि किस चीज़ में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है कंप्लीट, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, और इवन कि आफ्टर द सिलेक्शन ये भी एक एज अ मोटिवेशन थी आपकी क्यूरीज के लिए। मैंने पहले बताया कि आप आफ्टर द सिलेक्शन जो है वो कौन कौन सी फील्ड के अंदर जाते हैं, क्या आपके रैंक्स होते हैं, क्या आपका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से एरियाज़ होते हैं, और आपकी एक कंडीशन क्या होती है जो आपने कुछ 17-18 साल सर्व करना है। ये पूरा एक कंप्रीहेंसिव एक लेक्चर मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा रोड मैप दे सकूँ। आप में से कुछ बच्चे जो है वो कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे, यानी कि वो रिएक्शन और दे रहे थे जैसे कोई वैसे आया हो अपने मज़े के लिए ये वो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एज अ टीचर जो है वो आपको जस्ट यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है तो मैं एडवांस में आपसे माजरत कर लेता हूँ, आप बाद में मुझे हाईलाइट कर दें जी आपकी ये मिस्टेक है, मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन विदाउट रीज़न आप आ जाते हैं और आप इस तरह, आप शायद पढ़ते भी नहीं हैं, हो सकता है कि आप टीसीसी ना कर रहे हो या कोई भी ना कोर्स कर रहे हो या वैसे ही आ गए हों ऐसे दिल बहलाने के लिए। तो और भी ग्रुप्स हैं और भी चीज़ें हैं और भी लोग हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर लीजिए काइंडली। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं, जो इस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, जो वाकई इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना चाहते हैं, तो जस्ट वो यहाँ पर रहें, ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। इससे मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हूँ और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी डिस्टर्बेंस होती है। आप ऐसे जो स्टूडेंट्स लोग आए हैं उनसे माजरत है, आप काइंडली लीव कर दीजिएगा, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर कोई मेरी गलती हुई है और आपको लगता है कि मैं गलत हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ। प्लीज़ लीव द क्लास, थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं। चले जी, टाइम वेस्ट किए बगैर, सॉरी पहले हमारी जो है वो मीटिंग एंड हो गई थी क्योंकि आई थिंक सो 40 मिनट की होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने इसको स्किप किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैं आपसे स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे कुछ लास्ट क्यूरीज थी जो व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, आपको नहीं पता तो प्रो जीनियर स्टूडेंट्स आप जो है उसको फॉलो कर लें। वहाँ पर हम स्टूडेंट्स की क्यूरीज भी उनसे लेते हैं और उसको फिर बाद में सॉर्ट आउट भी करके देते हैं। ये सारी क्यूरीज के स्क्रीनशॉट है, ये मैंने आपको आंसर कर दिया था। उसके बाद जी यहाँ पर लिखा हुआ है सर एकेडमिक में जो एमसीक्यूज आते हैं वो किधर से आएंगे, उनको कैसे प्रिपेयर करें। आपकी जो एफएससी की स्टूडेंट्स बुक्स हैं ना, आपने उनको अच्छे से रीड करना है। अगर कोई हमारा सेशन ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए सबसे आसानी वाली ये चीज़ है कि उनकी बुक्स जो है वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। हम आपको पास पेपर के नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखा देते हैं, और उसके अलावा हम जो पास पेपर के अंदर एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स को होता है वो भी आपके सामने शेयर कर देते हैं। फिर हम आपके मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कर लेते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लाजमी सेशन ज्वाइन करें, अगर आप सेशन ज्वाइन करते हैं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपका टाइम बच जाता है। लेकिन अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप एफएससी की बुक्स को रीड करें, ठीक है। अगर आपने इंटेलिजेंस करना है तो आप यूट्यूब चैनल कोई भी अच्छा सा, मेरा नहीं कोई और भी यूट्यूब चैनल, वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको टाइम नहीं लगता, आपको टू द पॉइंट डेटा मिल जाता है। उसके बाद सर टीसीसी में कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं जी? टीसीसी में आप वैसे 3 बार अप्लाई कर सकते हैं इनिशियल में, जो अभी जो है लेटेस्ट क्राइटेरिया आया है, और ये आप सिर्फ 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 अगस्त को 2026 को 21 साल का हो जाऊंगा, टीसीसी के लिए एलिजिबल हो। मैंने आपको ना आपकी जो एज है वो बताना जो है वो बताई है, आपकी 1 सितंबर तक जो है ना वो होनी चाहिए, ठीक है। 1 सितंबर तक आप देख लें, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते उस हिसाब से, क्योंकि सितंबर तक आपका जो है और इतनी एज होनी चाहिए आपकी। बल्कि आप कर भी सकते हैं क्योंकि आप वो रिलैक्सेशन ले सकते हैं अगस्त सितंबर, बल्कि आप कर सकते हैं, सॉरी। आप वहाँ से वैसे डेट भी अपनी चेक कर लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। क्या टेक्निकल कैडेट कोर्स में इनिशियल इंटरव्यू एंड उर्दू ऐसे इंग्लिश ये कुछ भी नहीं होता? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका इंटरव्यू नहीं होगा टेक्निकल कैडेट कोर्स में। फिर मेडिकल इश्यूज है, कलर ब्लाइंडनेस का क्या होगा? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पहले भी अनफिट किया। देखिए कलर ब्लाइंडनेस के कुछ ट्रीटमेंट थोड़े बहुत होते हैं बट वो बड़े लेंथी होते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस की वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद जिन लोगों ने इंटर कंप्लीट नहीं किया और वो फॉर्म टीसीसी कर रहे हैं अप्लाई, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स, तो मैंने आपको आई थिंक सो पता नहीं दिखाया या नहीं दिखाया। अगर आपकी फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट हुई है, सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हुई,
तो आप जी जाएं यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उनका जो ये फॉर्म ओपन है आपके सामने। यहाँ पर ये देखें ना, रिजल्ट वेटेड है, रिजल्ट का स्टेटस जो है वो आपने रिजल्ट वेटेड जो है ना वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं इसको कैंसिल करके दोबारा ये एजुकेशन डिटेल में जाएँ। जाने के बाद यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन, मैं इंटरमीडिएट पे आता हूँ। जब आप इंटरमीडिएट पे आ जाएंगे तो यहाँ पर ना आपको ये रिजल्ट का स्टेटस नज़र आ रहा है, रिजल्ट अवेटेड पे आपने सेलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स फॉर एग्जांपल आपके जो फर्स्ट ईयर में है ना वो लिखने हैं आपने, और उसी में से जो आपके फर्स्ट ईयर में से ऑब्टेन मार्क्स हैं आप वो लिख दीजिए। फिर उसमें से जो टोटल परसेंटेज बनेगी आपकी फॉर एग्जांपल, तो वो इस तरह आप जो है वो इसको फिल करेंगे। ठीक हो गया। जिनकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, सेकंड ईयर नहीं है, जिनकी सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया वो रिजल्ट अवेटेड नहीं, वो पास करेंगे यहाँ पर। और फिर जो टोटल मार्क्स हैं आपके, जो भी 1100 है या जो भी 1000 है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और इंटर के टोटल मार्क्स। ये हो गया आपका क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये वाली चीज़ थी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कोई और क्वेश्चन की, जिन लोगों ने इंटर कंप्लीट नहीं किया हुआ और फॉर्म टीसीसी करें, अप्लाई टोटल मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, ये मैंने आपको स्टूडेंट्स बता दिया, वो इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर फिर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। फिर यहाँ पर लिखा है जी, नोट रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑफ टीसीसी 37 टू गिव देयर इनिशियल टेस्ट आर नॉट। जी बिल्कुल, वो अपना इनिशियल टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, इनिशियल टेस्ट में उनका जो है वो आप यूँ कह लें इंटेलिजेंस प्लस एकेडमिक नहीं होगा। ठीक है, ये वाला वो उनका टेस्ट नहीं होगा। जिन लोगों ने पहले टीसीसी 37 में आईएसएसबी में नॉट रिकमेंड हुए थे, ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर आप टीसीसी में इनिशियल में ही कहीं फेल हो गए थे तो फिर आपने इनिशियल अपना टेस्ट देना है। लेकिन अगर आप आईएसएसबी तक पहुंचे और नॉट रिकमेंड हो गए तो फिर आपका इंटेलिजेंस और एकेडमिक नहीं होगा, आपका फिजिकल होगा और उसके अलावा आपका मेडिकल होगा। ये दो चीज़ें आपकी होंगी, और आईएसएसबी फॉर्म आपने सबमिट करवाना जो नॉट रिकमेंड हो गए। लेकिन वो भी अगर दोबारा इंटेलिजेंस और एकेडमिक अपने इम्प्रूव करने के लिए मार्क्स देना चाहें तो वो दे सकते हैं, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है, आई एम इन सेकेंड ईयर एंड माई फाइनल पेपर इज इन मई 26, कैन आई अप्लाई फॉर टीसीसी। बिल्कुल आप कर सकते हैं, होप सर्टिफिकेट पे क्यों नहीं कर सकते। टीसीसी अच्छा है या ग्रेजुएशन करने जो है ना करके पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करना। देखिए आपके पास चांस है, ग्रेजुएशन पे एक चांस होता है, ग्रेजुएशन पे आपको एक ही चांस मिलेगा। तो आप अभी इंटर लेवल पे टीसीसी का चांस ग्रैब करें, अगर नहीं होता तो ग्रेजुएशन के बाद पीएमए पे आ जाएं। फिर एक चीज़ क्यों करनी, दोनों में अप्लाई करें ना, कोई मसला नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद फिर चांस होता है। मैम टेस्ट में रफ रजिस्टर और बॉल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए? बिल्कुल नहीं कर सकते, आर्मी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती, आप अपना रफ वर्क नहीं कर सकते। फिर है जी, मैडम फॉर टेक्निकल कैडेट कोर्स वी कैन अप्लाई थ्रू एडिशनल मैथ एज अ रेगुलर प्री मेडिकल। जी प्री मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं इफ़ दे हैव द एडिशनल मैथमेटिक्स। अगर आपने एडिशनल मैथ पढ़ा हुआ है तो आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बट फिजिक्स एंड द मैथ इज कंपलसरी सब्जेक्ट। फिजिक्स और मैथ तो कंपलसरी है, और उसके साथ अगर आपका तीसरा या कंप्यूटर साइंस हो सकता है या केमिस्ट्री हो सकती है, कोई एक चीज़। ठीक है, तो जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेडिकल के भी हैं। यहाँ पर लिखा जी, मेरी जो परसेंटेज है वो 63.3% है। देखें 65% वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बात इम्प्रूवमेंट देनी है और उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो अगर 65 से एक्सीड करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपका अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप में से किसी के 64.9% भी मार्क्स हैं तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता, उसके 65% होना लाजमी है। इज़ देयर एनी एज रिलैक्सेशन फॉर सर्विसिंग पर्सन एयरमैन टू अप्लाई? जी, जो सर्विसेज पर्सन होते हैं उनको 1 ईयर की जो है ना एज गैप दिया जाता है, रिलैक्सेशन दी जाती है कि 1 साल उनकी, 21 साल एंड लेवल है तो 22 साल भी हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बट उनको 3 मंथ अपर एंड लोअर जो होता है वो उनको उनके लिए नहीं होता। टीसीसी में 4 ईयर आर्मी वाले एजुकेशन करते हैं, बिल्कुल वो आपको एजुकेशन देते हैं, बैचलर की डिग्री आपको देते हैं, और इसका इनिशियल और आईएसएस भी सेम होता है पीएमए की तरह, बिल्कुल। लेकिन पीएमए में इनिशियल जो है वो, आईएसएस भी तो तकरीबन आईएसएस पीएमए जैसा होता है, बट जो इनिशियल होता है ना इसमें एकेडमिक इनका डिफरेंट होता है। टीसीसी का एकेडमिक में इनके सब्जेक्ट होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और मैथ है, और अगर जो है ना कंप्यूटर साइंस। जबकि पीएमए के अंदर आपका जो एकेडमिक होता है वो जनरल नॉलेज का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इफ़ माई बीएमआई इज़ नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन एट दैट टाइम व्हेन आई कैन बी सिलेक्टेड,
अगर आपका वेट उस टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं या जब टेस्ट दे रहे हैं वेट आपका ज़्यादा है या कम है, तो आपको उस पर रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपको वहाँ पे टाइम देंगे। ठीक है, आपको कह सकते हैं जी आप जो ना वो 20 डेज ले लें, 1 मंथ ले लें और अपना जो वेट कम है या ज़्यादा है तो वो गेन कर लें, बट इस पर अनफिट नहीं करेंगे, आपको निकाला नहीं जाएगा। डेफिनेटली दे विल सेलेक्ट यू इफ़ यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द BMI। उसके बाद आ जाता है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। होप सर्टिफिकेट की बेस पर हम TCC में ज्वाइन हो सकते हैं, जबकि हमारे 12th क्लास में पेपर, ये मैं आपको बता चुका हूँ जी, आप हो सकते हैं। आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट ईयर में आपके 65% मार्क्स हैं और आप रिजल्ट वेट कर रहे हैं या इवन के एग्जाम भी देने हैं, सो यू कैन अप्लाई इन द TCC। फिर यहाँ पर हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द TCC इनिशियल प्लस ISSB विदाउट एनी पेड सेशन। जी आप यूट्यूब से चेक कर सकते हैं, आप अपनी जो बुक्स हैं FSC की वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप उस तरह तैयारी कर सकते हैं। सेशन के अंदर आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है और आपको टू दी पॉइंट डेटा मिल जाता है। आप खुद से अगर इसको करना चाहें तो मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। फिर DA डिप्लोमा कैन अप्लाई। स्टूडेंट्स रिएक्शन दीजिएगा, आपको समझ आ रही है? अच्छा, जो DI डिप्लोमा वाले वो अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो है ना वो मैथ और फिजिक्स जो है वो मस्ट है। ठीक है, लेकिन डिप्लोमे वाले नहीं कर सकते। इसमें FS इंजीनियरिंग ICS वाले A लेवल वाले कर सकते हैं। फिर विद अ मंथली स्टाइपेंड एंड दे देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 4 ईयर माई बैचलर डिग्री मैं एज अ कमीशन ऑफिसर अपॉइंट होगा। जी बिल्कुल, आप एक कमीशन ऑफिसर बन जाएंगे जब आपकी 4 साल की और 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। व्हेन विल ISSB ऑफ द TCC? तो मेरे अंदाजे से TCC इसका मार्च के अंदर जो ISSB है वो स्टार्ट हो जाएगा, कभी भी वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको तब बता दिया जाएगा, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट ये मेरा एक गेस है। सर कैन यू डिफाइन द वैल्यू और द वर्थ ऑफ दिस कोर्स एंड आल्सो टेस्ट एंड द प्रोवाइड मटेरियल टू स्टडी। ठीक है जी, और यहाँ पर मैंने वैसे आपको बताया है कि हम आपको लाइव जो है वो क्लासेस देते हैं, फिर उसके रिकॉर्डर लेक्चर भी देते हैं ताकि आप बाद में सुन सकें। जब तक आपके टेस्ट नहीं होते रिकॉर्डर लेक्चर आपके पास होते हैं। हम आपको PDF नोट्स देते हैं और फिर आपके मॉक टेस्ट होते हैं। उसके अलावा जी स्टूडेंट्स हम आपके जो है ना वो लाइव जो क्यूरीज होती हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको समझाते हैं। ठीक है, 2 जनवरी से हमारी क्लासेस हैं और हमारा सिर्फ एक ही बैच होता है TCC का, ये फर्स्ट और लास्ट बैच होता है जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब आई डिडंट गेट माई एग्जाम स्लिप, इट हैज़ बिन 5 डेज। जी आपके 10 to 15 डेज लग जाते हैं स्टूडेंट्स आपकी जो एग्जाम स्लिप है उसको आने में। किसी की 10 से 15 दिन में आ जाती है, किसी की 2 दिन में आ सकती है, किसी की 20 दिन नहीं आती, लेकिन एवरेज जो टाइम देखने को मिला है जो ऑफिशियली भी उन्होंने कहा है वो 10 to 15 डेज है। If a person has 74% in FSC pre-engineering, then he should apply in TCC। बिल्कुल उसको अप्लाई करना चाहिए। If he has a 74% mean to say any merit issue after the ISSB recommendation, मेरिट इस पे कोई इशू नहीं बनेगा। आपके परसेंटेज तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्मल है और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेस्ड करती है, तो इसलिए आपको अप्लाई करना चाहिए और इसका नंबरों का इतना इशू नहीं बनेगा। सर TCC 38 की लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 2 जैन से हमारी स्टार्ट हो रही हैं। फिर है जी प्लीज़ मेक अ वीडियो टू प्रैक्टिस। देखिए मैंने TCC फिजिकल टेस्ट पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग सारा मेरे चैनल पे हर एक चीज़ जो है ना वो स्टूडेंट्स वो देख सकते हैं। फिर आप कब से इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करवा रहे हैं? 2 जनवरी। अब ऊपर वीडियो में जो प्राइस नोट्स है इसको जाने दें। मैम काइंडली बता दें कि मेरा नेवी का ISSB होना है तो क्या मैं अभी TCC के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी आप कर सकते हैं, अभी आप फ्रेशर है, लेकिन एक ISSB का दूसरी ISSB से 120 दिन का गैप होना चाहिए। तो अगर 120 दिन का गैप बनता है, आप एक ISSB देने के बाद फिर दूसरी ISSB दे सकते हैं। नहीं तो अगर आपने नेवी की ISSB दे दी और उसके बाद आपकी TCC आ गई और 120 दिन का गैप नहीं बना, तो फिर आपकी TCC की ISSB नहीं होगी। फिर प्लीज़ टेल मी अबाउट आई साइड रिक्वायरमेंट। देखें आपकी तकरीबन वैसे तो 6/6 होनी चाहिए, लेकिन -2 पॉइंट आप 0 तक जो है ना वो अगर कमज़ोर हो आपकी आई साइट विजन, वो आपका चल जाता है, एक्सेप्टेबल है। एंड पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट वही चीज़ दोबारा रटू तोते की तरह है। हमारा जो सेशन है वो 2 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको लाइव क्लासेस में ये सारी चीज़ें करवाएंगे, रिकॉर्डर लेक्चर देंगे, PDF नोट्स देंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, एकेडमिक कंप्लीट करवाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, एक्सपीरियंस की फ़ाइल देंगे। जिन्होंने पहले PMA का कोई सेशन हमारे साथ किया हुआ है उनकी फ़ी में 30% डिस्काउंट है, बाकी 5200 है। ये जी हमारा एक सेशन था जो कि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने जो है ना अरेंज किया है। अब आ जाते हैं जी आपकी क्यूरीज के ऊपर स्टूडेंट्स। अगर आप 1 मिनट, ठीक है,
अब जी हम आपकी क्यूरीज पे आते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह हम वो एड्रेस करेंगे, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, अब आप अपने क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। चलें, इज देयर एनी लिमिट ऑफ द रैंक ऑफ द टीसीसी एज कम्पेयर टू पीएम ए लॉन्ग कोर्स एज कैंडिडेट बिलोंग टू द जीएसओ फैमिली? नहीं, टीसीसी की कोई जो है वो लिमिट नहीं होती रैंक की, ठीक है। इवन के कहते हैं जनरल तक भी जा जाता है, बट इन वेरी रेयर केस। सर मार्च में आईएसएसबी कैसे होगा? 20 मार्च से तो इनिशियल है, 20 ऊपर आई थिंक से 20 अप्रैल से है कि या 20 मार्च से है। मतलब जिस दिन जब टेस्ट जिस मंथ में ख़त्म हो रहे हैं उस मंथ के अंदर आईएसएसबी होगा। मुझे आई थिंक सो फिर मैंने गलत बताया आप लोगों को। जिस मंथ में होगा ना आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर, टीसीसी और पीएमए का आईएसएसबी का चांस अलग अलग होता है और सेम होता है? टीसीसी और पीएमए का आईएसएसबी के चांस अलग अलग नहीं, सेम होते हैं। यानी कि चांसेस आपके दो ही आप अवेल कर सकते हैं तमाम। बल्कि मैं ना आप लोगों को, ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। टीसीसी और पीएमए का आईएसएसबी जो है ना वो आपने एक आईएसएसबी दे दिया वो सारी फोर्स में गिना जाएगा। सिर्फ 2 बार आप आईएसएसबी दे सकते हो, चाहे टीसीसी का दे दे, पीएमए का दे दे, जो मर्जी। अरहम कहते हैं जी सर आई साइड मेरी -2 से ज़्यादा है सर, क्या मैं अप्लाई कर दूं? -2.5 तक भी एक्सेप्टेबल हो जाती है अगर आप कोई थोड़े से डिज़र्विंग लगे तो हो जाएगा। अली हैदर कहते हैं सर मैंने अप्लाई किया लेकिन चालान फॉर्म नहीं मिला अभी तक, वो कैसे आएगा? वेबसाइट पर उन्होंने 48 आवर का कहा था। कोई बात नहीं अली हैदर, जब आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी फिर चालान फॉर्म का भी आपको बता देंगे, मैं वीडियो बना दूंगा। 20 मार्च टू 20 अप्रैल, ठीक है। तो 20 अप्रैल में आप कर लें। यूज़र जो आपने मुझे मैसेज किया 20 मार्च से 20 अप्रैल तक अगर इनिशियल टेस्ट है तो 20 अप्रैल, अप्रैल के मंथ के अंदर आपकी आईएसएसबी होप सो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब एंड वाले दिनों में ही वो आईएसएसबी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अभी पीएमए की है। पीएमए की आई थिंक सो एंड हो रही है मार्च के अंदर, तो तब भी इनके जो है ना आईएसएसबी स्टार्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है 20 मार्च को अगर है मार्च अप्रैल तो अप्रैल को इन्होंने स्टार्ट कर देनी आईएसएसबी। मेरी आई -4 है। मोहम्मद अतीब आप अप्लाई नहीं कर सकते सर, प्लीज़ डिस्कस इफ़ यू कैन डिस्कस ऑल द टॉपिक्स दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड इन द ग्रुप। अब्दुल मन्नान हर दफ़ा चेंज होते हैं, ठीक है। मैं आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर ना ये नहीं बता सकता जी आप इम्पोर्टेंट आप कर लें और उसमें से आए ना तो फिर तो बुरी बात है। इसलिए आपको सारी बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक सो ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं आपको एक दफ़ा यहाँ से स्टॉप करता हूँ। सारे क्वेश्चन मैं पहले आंसर दे लूँ फिर आपसे जो है दोबारा इसको मैं कर दूँगा आपके लिए ओपन, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं एक दफ़ा चैट मुझे जो है ना वो ऑफ करने दें ताकि चले 1 मिनट में सारों के रिप्लाई दे दूँ। चले जी, मोहम्मद अतीब कहते हैं 6/6 ग्लासेस, ठीक है। असैसिन्स 10 कहते हैं सर टीसीसी, क्या टीसीसी? सर अब्दुल अमजद कहते हैं प्लीज़ टेल व्हेन इनिशियल टेस्ट बिगिन। इनिशियल टेस्ट अभी आपको बता रहे हैं नहीं, 20 मार्च से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और सर जी चेस्ट डिफॉर्मिटी में मेरी थोड़ी और मैंने जिम ज्वाइन किया, अगर पोस्चर अच्छा हो जाता है तो चांसेस हो सकते हैं? जी वलीद बिल्कुल हो सकते हैं। मोहम्मद तलाल कहते हैं सर सेकेंड ईयर के पेपर के दौरान आईएसएसबी तो नहीं आ जाता? आई थिंक मैं मई में सेकेंड ईयर का पेपर है, नहीं ज़्यादातर वो बिल्कुल हाँ, ये बात बहुत अच्छी आपने की मोहम्मद तलाल, अक्सर नहीं आती, ठीक है, क्योंकि जो होप सर्टिफिकेट वाले भी होते हैं तो अक्सर फिर उन दिनों आईएसएसबी नहीं होती। अरम कहते हैं सर -2.5 से भी ज़्यादा है आई सेट, अप्लाई करूँ या नहीं? अरम रहने दें, आप रहने दें, अप्लाई ना ही करें। सर 1 मंथ पहले 18 ईयर का हूँ। अहमद कहते हैं क्या मुझे आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा या बिफोर एक्सेप्ट? नहीं अहमद, आपको जो है वो आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा क्योंकि आप 18 साल के हो गए हैं। अब आपने 18 ईयर में कदम रख लिया, आपकी 18th बर्थडे हो चुकी है तो आपने कार्ड बनवाना है। और मोहम्मद अजीम कहते हैं सर टाइमिंग ऑफ लाइव क्लासेस की, लाइव क्लासेस की टाइमिंग रात कोई 8 बजे होगी या कोई 7:30 होगी, ठीक है, वो स्टूडेंट डिसाइड कर लेते हैं आपस में। अरसलान सर मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे इनिशियल टेस्ट में केमिस्ट्री तो नहीं आएगी? नहीं अरसलान, आपके इनिशियल टेस्ट में केमिस्ट्री नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है अली सर करंटली मैं बीएस कंप्यूटर कर रहा हूँ, मेरा 5th सेमेस्टर है सर, मुझे प्रेफरेंस मिल सकती है या नहीं? अली बिल्कुल आपको प्रेफरेंस मिल सकती है अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल सकती, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चंस लाजमी होंगे कि वाई यू आर लिविंग द बीएस कंप्यूटर एंड ज्वाइनिंग द टीसीसी, ये आपने फिर उनको काउंटर करना है, टैकल करना है।
मोहम्मद बिलाल सर, मेरा CNSE 18 जनवरी को आएगा, तो मैं अप्लाई बे फॉर्म नंबर पे अगर आपका 18 जनवरी को आएगा, आप उससे पहले जो टोकन है वो भी शो करवा सकते हैं, बे फॉर्म भी लेके जा सकते हैं। सर विच वन इज़ द बेस्ट PMA लॉन्ग कोर्स और TCC? दोनों के अलग अलग हैं हसनैन बेटा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हम किसी को जो है वो ऐसा जो है ना वो अपर या लोअर केस में नहीं रख सकते। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। बट अगर PMA की मैं फिर भी बात करूँ तो PMA का कोई सानी नहीं है। सर अगर लेट अप्लाई करें तो प्रीलिमिनरी टेस्ट भी लेट होगा यूज़र? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लेट अप्लाई करें तो सबसे पहले शायद आपका टेस्ट आ जाए, तो ये कोई डिपेंड नहीं करता। वी कैन गेट मैरिड व्हेन वी आर अंडर द ट्रेनिंग? अहमद ज़ुबैर, बिल्कुल भी आप शादी नहीं कर सकते जब तक आपकी ट्रेनिंग और जो स्टडी है कंप्लीट नहीं हो सकती। मतलब 5 साल तक आपने शादी के बारे में सोचना भी नहीं है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी बेटा, तब आप शादी कर सकते हैं। नवीद अख्तर, चेस्ट डिफॉर्मिटी में रिलैक्सेशन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। लेट्स नॉट कॉजिंग ब्रेथिंग इशू? बिल्कुल भी नवीद, आपको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ताहा सर, मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है बट मार्क्स कम है। आई हैव गिवन माई इंप्रूवमेंट एग्जाम, बट क्या उसके रिजल्ट आने तक मैं अप्लाई कर पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप, ये मुझे नहीं पता आपके इंप्रूवमेंट के कब रिजल्ट आते हैं। अगर अप्लाई की लास्ट डेट से एंड डेट से पहले पहले आपके इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आ जाता है और आपके 65% से मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं, तब आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको कोई भी इस तरह की होप या गलत बयानी नहीं कर सकता। आफ्टर क्लियरिंग TCC वी विल लिव इन हॉस्टल फॉर ग्रेजुएशन? जी बिल्कुल मोहम्मद तला, आप हॉस्टल में रहेंगे। आई थिंक सो मार्च के ऊपर तो इन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट किया जहाँ पर आपको घर बना के देंगे। तो यू विल इंजॉय द हॉस्टल लाइफ, ठीक। सर जो मैंने 3700 फ़ी पे की है TCC, क्या मुझे मज़ीद पे करनी पड़ेगी? नहीं अली सुबहान, आपको मज़ीद नहीं पे करनी पड़ेगी। विकास असगर ऑफिशियल सर, अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं इंशाल्लाह और 4 साल डिग्री कंप्लीट करते हैं बट हमारे नंबर्स ग्रेड अच्छे नहीं आते, तो फिर हम आर्मी कैप्टन बन सकते हैं या नहीं? मालिक आपको नंबर आपके अच्छे ले आएंगे, ठीक है, ये टेंशन ना लें, ये उन पे आप छोड़ दें। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट रहेंगे तो कैप्टन के रैंक पे जाने के लिए आपका जो एक्सपीरियंस होगा, जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा, वो भी डिपेंड करेगा। सिर्फ नंबर नहीं आपके देखे जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को निकाल दे। कितने होपलेस हैं आप, ये सिलेक्ट भी हो गए, अब आप आगे का सोच रहे हैं कि मेरे तो नंबर ही कम आ जाएंगे। देखिए इस तरह तो ना आप कम से कम अभी सोचें। सर अगर ISSB और पेपर सेम डे हो तो फिर जी आप पेपर दीजिएगा, ISSB रहने दीजिए, क्योंकि पेपर ना दिए तो ISSB देने के बाद भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट ही पूरा नहीं होगा, ठीक है। बट आप ISSB फिर आगे पीछे करवा सकते हैं। सर आपके स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन की क्या रेशो है? देखिए मैं इनिशियल की ज़्यादा तैयारी करवाता हूँ, ISSB करवाते हैं। मेरी इनिशियल की रिकमेंडेशन कोई 98% है। जो ISSB की है वो कर्नल साहब करवाते हैं, ठीक है। उनकी रिकमेंडेशन TCC की तो आई थिंक सो है कोई 80%। TCC की वो कह रहे थे, PMA की उनकी कम है। राइट की -3 है, लेफ्ट की माइनस, अरे रहने दें, आप ना अप्लाई करें। सर सेकंड ईयर के पेपर का दौरान IS नहीं होता, ठीक है। डिस्कस, अच्छा ये मेरे हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। और अब मैं दोबारा आपको अलाउ कर रहा हूँ, और कोई मिस्टेक हो जाए तो स्टूडेंट्स फिर वो मेरी तरफ से माजरत है, वो हो जाता है बीच में कभी कभी बात करते हुए। मैं आपकी चैट दोबारा अलाउ कर रहा हूँ। चलें जी, अब आप कोई और क्वेश्चन भी ड्रॉप कर सकते हैं जो है यहाँ पर। बल्कि इंगेजमेंट के लिए आई थिंक सो मुझे वीडियो भी ऑनलाइन कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। जी स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन पूछिएगा आप। जी ठीक है, जिसे कहते हैं जी लव यू, ठीक है जी, मेरी तरफ से लव यू टू। आप सब जीते रहें तमाम स्टूडेंट्स, अल्लाह आप सबको कामयाब करे और आपकी उम्र दराज हो, लंबी हो, और आप सबको आपकी जो जायज़ ज़रूरतें हैं अल्लाह ताला पूरा करे। जी, कोई होप सर्टिफिकेट का डिमेरिट नहीं है। मैं आपको थोड़ा अलाउ कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, ठीक है। ओके जी। लजिक अरम, बिल्कुल सर्जरी अलाउ है। वली सर, कलर ब्लाइंडनेस अगर CP-2 हो तो फिट डिक्लेयर होंगे अनफिट? TCC में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं, ठीक है। GD पायलट में नहीं देते, और इसके अलावा PMA में भी अक्सर नहीं देते। कैरेट लेफ्टिनेंट के बराबर होता है? TCC में कैरेट लेफ्टिनेंट के बराबर होता है? कैरेट लेफ्टिनेंट के बराबर नहीं होता। जब उसका डिग्री कंप्लीट हो जाती है 4 ईयर की डिग्री, तब वो लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। ड्यूरिंग द वो एक जेंटलमैन कैरेट ही रहता है। असेसिन डेंस जो है मलिक के सर, अगर हम इंशाल्लाह सेलेक्ट हो गए तो 2 ईयर का पेपर होंगे? 2 ईयर के पेपर होंगे, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। सर होप सर्टिफिकेट का कोई डिमेरिट? कोई डिमेरिट नहीं है सर। क्या TCC और PMA का ISSB दे सकते हैं एक ही साल? हाँ दे सकते हैं आई थिंक सो, क्योंकि आपका 120 का गैप बन जाएगा, क्योंकि 2 बार PMA अनाउंस होता है।
सर हमारा 12 क्लास के पेपर अप्रैल में हो गए तो क्या ISS भी तब आ जाएगा? ऑलमोस्ट अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, हाँ तब तक आ ही जाएगा। मेरा PMA 157 का मेडिकल नहीं हुआ था, लेकिन वेबसाइट पे लास्ट कैंडिडेचर में क्या सिलेक्ट करूं TCC के लिए? तो आप फ्रेश भी लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट नहीं है और डोमिसाइल भी ज़रूरी है क्या? जी आपकी डोमिसाइल भी ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट करें। और मैम मोहम्मद तलाल बंडल ऑफ थैंक्स सर फॉर योर गाइडेंस, ओके जी। और सर -1 मोहम्मद अतीब नहीं एक्सेप्टेबल। सर मैं UAT की कैट के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, क्या ये एकेडमिक टेस्ट फॉर TCC इनफ है? हाँ अली हैदर बिल्कुल ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी उससे। और इसके लिए भी आप अलग से, अब मैं कोई काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं सारों को रिप्लाई कर लूँ, ठीक है? एक मिनट चले, अब मैं एक दफ़ा सारों के रिप्लाई कर लूँ एंड से। बिलाल -3.5 नहीं एक्सेप्टेबल। क्या ग्लासेस के पास 6/6 क्लियर है? तो फिर आप अप्लाई कर लीजिए, चेक कर लेंगे वो, ठीक है? नोएम सर क्या हमें ये जो PM में आने वाला है हम उसका और TCC का ISS भी दे सकते हैं? जी नोएम अब्दुल्ला, आई थिंक सो, हाँ दे सकते हैं। उस हिसाब से 120 डेज़ का गैप बन जाएगा आपका। अच्छा जी अब्दुल मुतालिब सर अस्सलाम सर, ये जो हमें ग्रेजुएशन डिग्री करवाएंगे ये कौन सी यूनिवर्सिटी से करवाएंगे? कोई अच्छी यूनी होगी या ऐसे ही लोकल? और स्टाइपेंड कितना होता है? फॉर देखिए मैंने आपको पहले बताया कि वो सारी मैंने आपको डिटेल शेयर की है ड्यूरिंग द लेक्चर, उनके नाम भी बताए हैं, डिग्रीज़ के नेम भी बताए हैं। कोई लोकल नहीं चीज़, आप आर्मी में जा रहे हैं, आप किसी और ऐसी लोकल सी जगह पे नहीं जा रहे। हाई हाई हर चीज़ हाई लेवल की होगी, ये गारंटी है उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। स्टाइपर भी आपको 30K के अराउंड मिलता है और उसके बाद आपकी पे वगैरह मैंने सारी बताई है। अब PMA को छोड़ दें, आप TCC की बात करें। हसन कहते हैं सर इनिशियल टेस्ट और सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम एक दिन तो नहीं होंगे? नहीं हसन बिल्कुल भी नहीं। सर TCC के साथ साथ क्या हम PEF में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यार, कर सकते हैं आप। वही आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, हालांकि मैं एक का अगर रिप्लाई कर रहा हूँ तो वो सारों के लिए ही रिप्लाई है, कोई अलग अलग के लिए नहीं है। मेरे 65% मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर में, शॉर्ट लिस्ट का कोई मसला है नहीं। अली हमजा कोई मसला नहीं है सर। अगर हाँ हम ब्रो ये कोई भी कैंडिडेट लेज़र ट्रीटमेंट करवा ले फिर मेडिकल फिट हो सकते हैं, और इसके अलावा वो कैंडिडेट एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हसनैन कर सकते हैं, बट GD पायलट के अंदर अवॉइड कीजिएगा, वहाँ से उनका क्राइटेरिया टफ है। मैं 18 का होगा 1 अप्रैल में, क्या PMA 158 के लिए अप्लाई करूँगा? जी बिल्कुल कर सकते हैं हसन। सर इनिशियल टेस्ट और सेकेंड ईयर बोर्ड, अच्छा जी रिजल्ट है तो सर्टिफिकेट का इशू तो नहीं हो आएगा? रब्दा अगर 27 दिसंबर को आ गया आपका रिजल्ट तो कोई मसला नहीं होगा किसी किस्म का, आप वो सबमिट करवा सकते हैं। देर इज़ एनी प्रॉब्लम इफ माई थाइज आर थिक एंड देर इज़ नो गैप बिटवीन इवन इफ माई नीज आर नॉट टचिंग? नीज़ का मैंने बताया था आप लोगों को, अगर थाई आपकी जो है वो थोड़ी सी थिक है तो उसका कोई इशू नहीं है, वो आपको वैसे बताएंगे कि आप अपना जो टाइम जो वेट है वो लूज़ कर लें। और वकार कहते हैं सर क्या TCC कैडेट ज्वाइन SSG? इसका मुझे नहीं आइडिया। और स्काई टेक सर आई एम ऑल परफेक्ट बट माई FSC मार्क्स इज़ लो 69%, टू क्या मैट में इशू होगा? नहीं होगा बिल्कुल भी। 65% वाले अप्लाई कर सकते हैं तो उसका मैट पे कोई इशू नहीं होगा सर। आफ्टर TCC रैंक विल बी द कैप्टन? नहीं लेफ्टिनेंट। सर स्टिचेज आर नॉट रिकमेंड हो सकते हैं? स्टिचेज से नॉट रिकमेंड हो सकते हैं, स्टिचेस से वो चेक करेंगे और उसके बाद डिसाइड करते हैं अनफिट होता है या नहीं होता। सर एक्चुअली चेस्ट डिफॉर्मिटी के बेसिस पे ये क्यों रिजेक्ट करते हैं? ऐसे क्या इफ़ेक्ट होते हैं चेस्ट डिफॉर्मिटी के? वलीद ये आर्मी के मेडिकल के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पर इलेबोरेट करूँ तो वो एक अलग से लेक्चर है। चेस्ट डिफॉर्मिटी के जो पर्सन का एक एंगल होता है, जो पोस्चर होता है, वो ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है? उसमें उसकी काफ़ी और भी इश्यूज़ निकल आते हैं, वो एक अलग से एक डिबेट है। सर जी मैं आपके नोट से तैयारी कर रहा हूँ, क्या ये काफ़ी एकेडमिक के लिए FSC की? आपको अगर तो compete करना है तो FSC की बुक्स भी ज़रूरी है। अगर जस्ट पास होना है तो फिर आप जो है वो सिर्फ हमारे नोट्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप compete करें, आप मेरिट में आएँ, और ना सिर्फ मेरिट में आएँ बल्कि आप हाई मेरिट के अंदर जाएँ, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी फील्ड और अपना डिसिप्लिन चूज़ कर सकें। सर इनिशियल टेस्ट और सेकेंड ईयर बोर्ड एग्ज़ाम एक दिन तो नहीं हो गए? नहीं हो गए यार, ये मैं क्या क्या थक गया हूँ। सर TCC के सारे इनिशियल टेस्ट करने के बाद भी ISSB के लिए शॉर्ट लिस्ट बनेगी? बिल्कुल ज़ाहिर है, इनिशियल टेस्ट सारे करने के बाद ही आपकी शॉर्ट लिस्ट होती है, फिर ISSB में आपको बुलाया जाता है। होप सर्टिफिकेट वालों के लिए बाकियों की तरह मेरिट पर आ सकते हैं? जी जुहेब बिल्कुल आ सकते हैं होप सर्टिफिकेट वाले। सर ड्यूरिंग TCC ग्रेजुएशन आर्मी की तरफ से क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं? मैंने आपको वैसे सारे हमाद बता दी हैं, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं
फिर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, अकोमोडेशन आपकी सारा कुछ फ्री होता है, हॉस्टल वगैरह इवन के मेडिकल वगैरह, और आपको स्टाइपेंड मिलता है, मेडिकल आपका फ्री है, हॉस्टल आपका फ्री है, खाना वगैरह सारा कुछ आपका फ्री होता है। उसके बाद आपका सैलरी जो ना पैकेज स्टार्ट हो जाता है। सर मैं पीएम इनिशियल इंटरव्यू में फेल हुआ था, उसके उसका नोट रिकमेंडेशन लेटर तो नहीं होता ना? नहीं, उसका नोट रिकमेंडेशन का लेटर तो कोई इस तरह नहीं देते, बस वो आप फेल हो गए और वहाँ पर स्टम्प हो जाती है। थैंक्स अलॉट, दुआ करना हमारे लिए इस साल अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। मैंने डी कम्युनिटी में बट मुझे रिमूव कर दिया, ओनली एडमिन कैन ऐड मी प्लीज़ रीड मी। एहतशाम, वो जिन्होंने रिमूव किया उनको ही आप जो है मैसेज कीजिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, बाकी मैंने आप लोगों के ट्राई की है आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने की, और कम्युनिटी भी ये जो है ना वो ख़त्म होने लगा है। अच्छा, आई होप सो आप लोगों के लिए जो हमारा सेशन था वो फ्रूटफुल रहा होगा, और अगर आपने इसमें जो है ना वो लाजमी ही इसको ज्वाइन करना है तो तैयारी अपनी फुल रखें। और क्योंकि इसमें ना मेरिट बनता है, सिर्फ पास होना काफ़ी नहीं है। मैंने आपको बताया जगह जगह शॉर्ट लिस्ट लगेगी। देखिए इनिशियल पास कर लिया, शॉर्ट लिस्ट लगेगी। क्या शॉर्ट लिस्ट है कि इसको आईएसएसबी के लिए इस बंदे को बुलाना है या नहीं बुलाना। आईएसएसबी के लिए बुला लिया और आप बाय लक रिकमेंड भी हो गए हैं, फिर आपका फाइनल मेडिकल होगा, फाइनल मेडिकल भी आपका क्लियर हो गया, फिर वो सोचेंगे, फिर शॉर्ट लिस्ट लगाएंगे इसको ज्वाइनिंग देनी है या नहीं देनी। तो आपकी हो सकता है ठीक है जी ज्वाइनिंग पे आ गया, ज्वाइनिंग के अंदर फिर वो ये भी देखते हैं कि इसको किस चीज़ में, किस फील्ड में ये जाना चाह रहा है और हम किस फील्ड में इसको भेजना चाह रहे हैं। तो इट्स मीन कि अगर आपका मेरिट बहुत हाई है, आप मतलब आपका मेरिट हाई नहीं मतलब आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपका मेरिट बहुत अच्छा है, तो फिर आपकी प्रायोरिटी को ही वो प्रायोरिटाइज करेंगे। लेकिन अगर आप बड़ी मुश्किल से पास पूस हो रहे हैं तो कहीं फंस जाएंगे। इसलिए ट्राई करें कि compete करें, इसको पास ना करें स्टूडेंट्स, टीसीसी को पास ना करें, इसको compete करें हाई लेवल पे आना। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा काम है कि अगर आप सेशन ज्वाइन करते हैं तो जो चीज़ें आपको दी गई वो याद करें, लेकिन उससे 2 गुना ज़्यादा आप खुद से भी मेहनत करें, आप डीप डाउन जाके स्टडी करें चीज़ों को, और जो है उसके बाद आप अल्लाह ताला पे काम छोड़ दें। ठीक है, तो compete करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको लग रहा है जी आप पास हो गए हैं और साथ वाले के मार्क्स आपसे एक ज़्यादा है, तो हो सकता है मेरिट में वो आ जाए और आप रह जाएं। तो एक एक नंबर, एक एक परसेंटेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो आई होप सो, फिर भी कोई क्यूरी होगी तो हम किसी और सेशन में आपसे जो है डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह आप सबको जी कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कोई किसी किस्म की मिस्टेक हो मेरी तरफ से माजरत है, और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशबाश रखे, और इंशाल्लाह मैं आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा। तो मैं कभी कभार ऑनलाइन होता हूँ, कभी कभार स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ फिर सारे स्टूडेंट्स को बीच में आके मैं उनकी क्यूरीज को सुनूं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूं और उनको एड्रेस करूं। ठीक है, जब नहीं होता तो फिर नहीं होता, लेकिन जब होता हूं तो फिर मैं आपसे इंशाल्लाह इंटरेक्ट करता रहूंगा, और कहीं ना कहीं आईएसएसबी तक मैं आपको छेड़ता रहूंगा, और मैं आपको हिलाता रहूंगा, और मैं आपको तंग करता रहूंगा, आपकी हेल्प करता रहूंगा। आपको अच्छा लगे तो ग्रुप्स में रहिएगा, ना बेनिफिट हो तो उसको लेफ्ट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अभी आपको टेक्निकल क्रेडिट कोर्स का डेटा शो करवाया जा रहा है, जिसमें आपने जस्ट ये फाइल्स करनी है और आपका टेक्निकल क्रेडिट कोर्स कंप्लीट कवर हो जाएगा, पास हो जाएगा, 100% गारंटी है। एक तो ये फाइल है, इसमें से 105 वर्बल है, आपने वर्बल इंटेलिजेंस को क्लियर करने के लिए जस्ट ये एक फाइल करनी है। फिर हमारे पास नॉन वर्बल है, तो ये नॉन वर्बल की एक फाइल करनी है। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, मैथ है, ये तमाम फाइल्स पास पेपर से कलेक्टेड है। आपने जस्ट इनको कवर करना है और आपका टीसीसी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अगर आपने वर्बल करना है तो वर्बल करने से पहले आपको लाइव लेक्चर्स के थ्रू यहाँ वर्बल करवाया जाएगा, और उसके बाद उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं आपको थोड़ा लाइव लेक्चर्स के बारे में थोड़ा सा दिखा दूं कि लाइव लेक्चर आपका किस तरह का होगा। ये इस तरह हम ग्रीन बोर्ड पर आपको लाइव लेक्चर्स जो है ना वो गूगल मीट या जूम मीट के थ्रू पढ़ाएंगे। उसके बाद इसी का ही रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको मैं दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट, ये हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर इस तरह एलईडी पे पढ़ाया हुआ वो डिलीवर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे नॉन वर्बल है जो हमने खुद कंपोज करवाए हैं, ये फुल एचडी फॉर्म के अंदर है। ये पूरी फाइल आपने बस रेडी करनी है, इसके आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई जाएंगी। शॉर्ट ट्रिक्स के बाद आपने इन फाइल्स को रीड करना है और आपका नॉन वर्बल भी क्लियर हो जाएगा। जब आपने लाइव लेक्चर्स ले लिए हैं और उसके बाद पीडीएफ नोट्स रीड कर लिए हैं, फिर आ जाती है बारी हमारे मॉक टेस्ट की। यहाँ पर सारे के सारे मॉक टेस्ट मौजूद हैं। जैसे मैं मैथ पे क्लिक करता हूँ तो ये जी मैथ के हमारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। हर एक टेस्ट के अंदर 50 एमसीक्यूज हैं, तो मतलब ये है कि आपके तकरीबन 500
एमसीक्यूज यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैथ के कवर होंगे। फिजिक्स के फिर टेस्ट आ जाते हैं, इंग्लिश के आ जाते हैं, केमिस्ट्री के आ जाते हैं। मैं आपको फिजिक्स का ओपन करके ही दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं तो ये आपके क्विज़ेस हैं जो कि आपसे मॉक टेस्ट के तौर पर लिए जाएंगे। मैं क्विज नंबर 10 पे क्लिक करता हूं और उसके बाद यहाँ पर ये आपका एक पासवर्ड डिमांड करेगा जो कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आप हमारा पेड सेशन लेते हैं। तो जैसे स्टार्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 एमसीक्यूज हैं और हर एक एमसीक्यूज को करने के लिए आपके पास यहाँ पर टाइम भी शो हो रहा है। तो जैसे किसी एमसीक्यूज पर आप क्लिक करेंगे तो ये फौरन बता देगा कि वो आंसर अगर गलत है तो उसका सही जवाब क्या है। तो यहाँ पर रहते हुए अपने सारे मॉक टेस्ट आप देंगे और चेक करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितने % कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम पीडीएफ्स और उसके बाद ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स और आपके जो मॉक टेस्ट हैं इनकी फी है सिर्फ और सिर्फ 5200, जिसके अंदर आपको एक कंप्लीट डेटा भी ट्रांसफर किया जाएगा, लाइव लेक्चर भी होंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे और आपके जो मॉक टेस्ट अभी दिखाए हैं वो भी कंडक्ट होंगे। हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और फौरी तौर पर आप ये डेटा अवेल कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।